आपके निगाह में हम भैंसा दिख रहे किसने हैं? कहा? भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर को भैंसा बोलते हैं। अच्छा। माननीय अखिलेश यादव को साफ छतुंदर बोलते हैं, नीच तक का संज्ञा देते हैं ये भाजपाई। माननीय यूपी के योगी चीफ आदित्यनाथ जी लैपटॉप नहीं चलाना जानते अच्छा। और वो हमेशा अधिकारियों के लिखे हुए पत्र पढ़ते हैं। जैसे क्या है, वो कहते हैं मैं लैपटॉप दूंगा, मोबाइल चलाने आता होगा उनको? मैं तो नहीं जानता था, मैं तो एक दिन प्रैक्टिकल देख लिया कि वो मोबाइलों नहीं चलाने जानते हैं और कहते हैं मैं लैपटॉप दूंगा। ये देखा आपने अपनी आंखों हाँ भाई जी, कि योगी आदित्यनाथ को नहीं चलाने आता। चीफ मिनिस्टर को मैं चैलेंज करता हूं, जिस दिन वो लैपटॉप खोल करके विंडो खोल दें, मैं चैलेंज करता हूं, विंडो नहीं खोल सकते हैं, मोबाइल छोड़ दिए, लैपटॉप का विंडो नहीं। मजाक में बोल रहे हैं, सीरियसली बोल मैं रहे हैं? सीरियस बोल रहा हूं। बड़ा एलिगेशन। बिना विधायक के, बिना एमएलसी के उनको मुख्यमंत्री बना दिया, जबकि केशव प्रसाद मौर्य वहीं थी, वहीं अनुप्रिया पटेल थी, वहीं ओम प्रकाश राजभर थे, वहीं तमाम पिछड़े नेता थे। 325 में कोई योग्य नहीं मिला कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। अनकट के साथ इस वक्त सुभाषपा के युवा नेता अरुण राजभर हैं। 2017 में जो चुनाव हुआ था उसके बाद से लंबे समय तक ये भाजपा के साथ गठबंधन में रहे। अभी हाल ही में वो गठबंधन टूट गया और जो ताज़ा गठबंधन है वो समाजवादी पार्टी के साथ हुआ है। उसी गठबंधन में अगला चुनाव लड़ा जाना है। तो इस गठबंधन को एक आबादी जो है, खासतौर से विपक्षी जो हैं, वो अवसरवाद के तौर पे देख रहे हैं। क्या जवाब देंगे? देखिए, ये वह लोग अवसरवाद का आरोप लगाते हैं जो हमेशा से अवसर की तलाश में रहते हैं। वो कब पावे कब लील जाएं, इस कहानी में रहते हैं। हम लोग अवसर की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, हम सिद्धांतों की लड़ाई लड़ते हैं, मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं। और हम उनके साथ रहे तब भी मुद्दों के साथ रहे, और उनके साथ नहीं है तब भी हम मुद्दों के साथ। युवाओं का एक फोकस अगर देखें तो माननीय अखिलेश यादव जी युवा, और उनके साथ हमारा विचारधारा जुड़ा तो यूथ का विचारधारा जुड़ा, और हम लोग संघर्षशील लोग और संघर्ष करने वाले लोग, और वो लोग अवसर की तलाश में रहते जिनके साथ हम गए थे। वो हमारा इस्तेमाल सिर्फ अवसर के लिए लिए थे। अच्छा। और जब इस्तेमाल हो गए हम, तो हमारा साथ छोड़ दिए, हम खुद अलग हो गए। वादा जो करते हैं ये लोग, जब इनको हम कामयाब कर देते हैं तो ये वादा से मुकर जाते हैं, चाहे वो हमारे समाज के मुद्दे हों और चाहे समाज के अन्य वर्गों का मुद्दा हो। जब जिन मुद्दों पर हम सहमति जताते हैं चुनाव से पहले और चुनाव बीतने के बाद उस पर असहमति होने लगती है, तो वही धोखा हो जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा क्लैरिफाई करके बताइएगा कि किन मुद्दों पे सहमति थी और चुनाव के बाद क्या डिफरेंसेस आए जिसकी वजह से ये बिगाड़ हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 2017 में हमारी सरकार बना दो तो हम अति पिछड़ों को आरक्षण देंगे। आरक्षण के नाम पर हमको अपने साथ लिया। 9 जुलाई 2016 को मऊ में घोषणा किया कि हमारी सरकार माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बनाइए। हमारी सरकार बनने के बाद हम अति पिछड़ों को आरक्षण देंगे। सरकार हम लोगों ने 125 सीटें जितवाया 2017 में। सीटें जब आ गई, सरकार बन गई, तो पिछड़ों को आगे करके सरकार बनी। उत्तराखंड से योगी जी को लाया गया और बिना विधायक के, बिना एमएलसी के उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, जबकि केशव प्रसाद मौर्य वहीं थे, वहीं अनुप्रिया पटेल थी, वहीं ओम प्रकाश राजभर थे, वहीं तमाम पिछड़े नेता थे। 325 में कोई योग्य नहीं मिला कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। धोखा नंबर 1। नंबर 2 धोखा कि जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ जी ने जब गठित किया था कि जो अति पिछड़े लोग हैं उनको नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं मिलती है, और नौकरियों में हिस्सेदारी तब मिलेगी जब उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। वो कमजोर तबका है, आर्थिक रूप से कमजोर है, शैक्षणिक रूप से कमजोर है और सामाजिक रूप से दबा हुआ है। उसको ऊपर लाने के लिए, जैसे इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक सोच था कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचाना, तो हम भी तो अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। हम वहां लड़ाई लड़ने के लिए जब संघर्ष करना शुरू किए तो 2001 की सामाजिक न्याय समिति को इन्होंने एक आयोग बनाया, राघवेंद्र कमेटी की रिपोर्ट। उस आईएएस की पूर्व आईएएस थे, उनके नेतृत्व में जब कमेटी बनी तो यह कमेटी ने स्पष्ट रिपोर्ट दिया कि जो अति पिछड़े लोग हैं ये आज भी किसी भी क्षेत्र में भागीदार नहीं हो पाए, हिस्सेदार नहीं हो पाए। इनको भागीदारी हिस्सेदारी तभी मिलेगी जब 27% आरक्षण का बंटवारा होगा। तो हम लोगों ने कमेटी बनाई, रिपोर्ट भी ला दिया, और रिपोर्ट ला करके माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दिया। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट में 27% आरक्षण का विभाजन 3 भागों में कर दिया, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक। पिछड़ा को हमने 7% में रखा, अति पिछड़ा को हमने 9% में रखा और अत्यधिक पिछड़ा को हमने 11%। और उसी समय 49,700 पुलिस की भर्ती योगी आदित्यनाथ जी ने निकाली थी।
हमने कहा जब यह रिपोर्ट लागू हो जाएगी तो ये जो अति पिछड़े लोग हैं 7% पिछड़ों को मिल जाएगा, 9% अति पिछड़ों को मिल जाएगा और अत्यधिक जो 11% उनको भी मिल जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हम इसको लागू नहीं करेंगे। वादा सिर्फ इसलिए कि कुछ ऐसी बड़ी जातियां पिछड़ी जाति में हैं जो नाराज हो जाएंगे। वोट लेना हुआ तब तो खुश नजर आ रहे थे, जब वोट ले लिया लागू करने की बात आई तो नाराजगी दिखने लगी। हमने कहा कि नहीं लागू करेंगे तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। हमने देखा कि जब इन्होंने आनाकानी करने लगे 12 अप्रैल 2018 को इसको लागू कराने के लिए माननीय अमित शाह जी से हमारी मीटिंग लखनऊ में, सारे विधायक थे, सारे मंत्री थे, माननीय मुख्यमंत्री थे। स्पष्ट वहां यह लग गया कि भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ों को कुछ देना नहीं चाहती। अच्छा। फिर 2019 का इलेक्शन आ गया। हम लोगों ने कहा जब हम जिस मुद्दे से हमको जनता ने यहां तक पहुंचाया, अगर वो मुद्दा हल नहीं होगा, उस मुद्दे पर लाभ हमारे समाज को नहीं मिलेगा, तो फिर हमें इनके साथ रहने का फायदा। ठीक है। हमने साथ छोड़ दिया और 2019 में हम अकेले इलेक्शन लड़े 39 सीटों पर, तीसरे स्थान पर रहे 13 सीटों पर। और हमारे लड़ने से बीजेपी ने हमारा खूब इस्तेमाल किया। हम 12 दिन में इलेक्शन लड़े और इन्होंने पूरा कैंपेनिंग, हमारा फोटो लगा करके, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी का फोटो लगा खूब कैंपेनिंग किया कि ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट में मंत्री हैं, इनके अभी रहने दो, वोट दो इनको, नहीं तो कैबिनेट से बाहर हो जाएंगे। उस समय तक पद से नहीं हटा था, हम लोग इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस समय तक हमको हटाना मुनासिब नहीं समझा। फिर उसके बाद जब चुनाव बीत गया तब इन लोगों ने ड्रामा शुरू किया कि इनको अपने मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। ठीक है। और उसके बाद जब वोट ले लिया, कुछ सीटें जबरदस्ती जीते, चाहे बलिया की सीट हो, चाहे सलेमपुर की सीट हो, चाहे जौनपुर की सीट हो, चाहे जो गाजीपुर की सीट हो, बहुत मजबूती से हम लोग चुनाव लड़े। 60,000, 35,000, 40,000, 50,000, 55,000 वोट हम लोग हासिल किए और अच्छा प्रदर्शन रहा और लोगों का समर्थन भी रहा। उसके बाद से लोगों को यह लगा कि जो नेता हमारे हक के लिए अगर कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री त्याग कर सकता है, वो हमें हिस्सेदारी भी दिलाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और हम लोग आज भी सड़क से लेकर सदन तक, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद सदन में कहा कि गरीबों के लिए अगर किसी ने बढ़िया से काम किया है, उनके इलाज के लिए किसी ने अच्छे से उनकी मदद किया है, तो वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। हमने 2,87,00,000 रुपए गरीबों के इलाज के लिए हमने पैसा दिलाया था। ठीक। और पूरे प्रदेश भर में। सॉरी इंटरप्ट करके एक सवाल पूछना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे कि आपने बोला कि 19 में आप अलग रह के लड़े, उसके बावजूद मतलब आपके नाम पे वोट ले लिया गया। मैं ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड जब चेक कर रहा था तो इकलौता जो पिछला विधानसभा इलेक्शन है, उसके अलावा के जितने भी इलेक्शंस हैं भाजपा के बगैर जो लड़े गए हैं, उसमें पार्टी का परफॉर्मेंस जो है वो बहुत नेग्लिजिबल रहा है। इस चीज़ का डर है कि जब पार्टी भाजपा को छोड़ेगी तो जो इलेक्टोरल परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल डिवास्टेटिंग हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा। देखिए, हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड अगर उठा कर देखेंगे तो 2002 के बाद से जो लोकसभा चुनाव हुआ, बाइपोलर जो भी इलेक्शन हुए, उसके बाद जो विधानसभा 2007 का हुआ, फिर 2009 का लोकसभा हुआ, फिर 2012 का विधानसभा हुआ, फिर 2014 का लोकसभा हुआ, फिर 2017 का विधानसभा, आप उठाकर देखेंगे इसमें तो हमारा ट्रैक हमेशा बढ़ता हुआ। हम जिस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी 4,000 वोट पाती थी, हम उसके साथ गए तो 80,000 पहुंच गए। लेकिन इस सीटों में जैसे कन्वर्ट होता नहीं दिखा, ये पहली बार सीटों में कन्वर्ट होता दिखा पिछले विधानसभा चुनाव में। तो इस चीज का डर है कि इतना बड़ा अलायंस तोड़ के दूसरे अलायंस में जो जा रहे हैं उसका भारी नुकसान हो सकता है, फिर वही सेटबैक लग सकता है, पार्टी जहां थी बगैर सीटों के वहीं पे आ जाएगी। नहीं, देखिए ये है कि 2017 से पहले जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड था संघर्ष का था और लोगों को जोड़ने का था। हम जोड़ने में लगे थे। जब समाज हमारा एकजुट हुआ, जब अलायंस 2017 में हुआ, तो पूरे प्रदेश से नहीं देश में एक व्यापक माहौल पैदा हुआ और लोगों को लगा कि नहीं, ये नेता हमारे लिए लड़ रहा है, इसका साथ देना चाहिए। 2017 में जब हम इनके साथ लड़े, हमारे साथ भी धोखा हुआ। बांसडीह विधानसभा सीट पर गठबंधन में सीटें हमको मिली, इन्होंने अपना प्रत्याशी उतार दिया और हम पाए 44,000, इनके प्रत्याशी पाए 49,000, हमको हरा दिया। और मऊ सदर पर मुख्तार के खिलाफ हमारा प्रत्याशी महेंद्र राजभर चुनाव लड़ा, हम पाए 89,000। और वही इनके डम्मी कैंडिडेट जो 33 प्रत्याशी थे, जो टिकटार्थी थे, 24 लोग बूथ पर खड़े होकर के मुख्तार अंसारी को वोट दिला रहे थे। अच्छा। और हमारे साहेबगंज में इनके प्रत्याशी जो टिकटार्थी थे, डम्मी कैंडिडेट लड़ा करके 12,000 15,000 वोट काट दिए। ठीक है। तो जो हम इनसे अलायंस किए थे, हमारा वोट तो ट्रांसफर हो गया, उनका वोट हमें ट्रांसफर नहीं हुआ। इन्होंने ब्लैकमेल किया सीधे सीधे। अच्छा। हमारे कैंडिडेट के सामने पैरेलल कैंडिडेट खड़ा करके। बीच में बड़ी सारी जो बातें बोली, 2 सवाल हैं। एक सवाल तो ये है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर खासी नाराजगी, मतलब ये बता रहे अखिलेश जी युवा हैं, तो मतलब योगी जी युवा नहीं है क्या? और मतलब कहीं ना कहीं उनको आरक्षण विरोधी भी साबित कर रहे हैं। मैं सही समझ रहा हूँ? क्यों है ये नाराजगी? योगी आदित्यनाथ जी
जब विपक्ष में थे, सांसद ऐसे रूप में थे, तो इनको बहुत पिछड़ों की याद आती थी। अच्छा। बहुत दलितों की याद आती थी। जब से सिंहासन पर बैठे हैं, ये बेचारे ये भूल गए हैं कि जिनके सहारे हम सिंहासन पाए हैं उनको हमको कुछ करना भी है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी सदन में खुद कहे थे कि हम पिछड़ी जातियों को आरक्षण देंगे, और 2017 में जब इन्होंने जातिवार सम्मेलन कर रहे थे, हर जाति के सामने आके कहते थे कि हम तुम्हें आरक्षण देंगे। लेकिन जब मुख्यमंत्री बन गए और जब 4.5 साल सरकार चला लिए, अभी तक आरक्षण का पता नहीं है। फिर धोखा शुरू कर दिए। कोई निषाद को कह रहे हैं कि हमारे साथ आ जाओ, आरक्षण दे देंगे। अरे हमें तो देबा नहीं किए आरक्षण, आप निषाद को कैसे दे दोगे? अच्छा। जो समस्या समाज का है, डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी तुम्हारी सरकार, राज्य में भी तुम्हारी सरकार, यहां भी विधानसभा में प्रस्ताव पारित करा सकते हो, वहां भी लोकसभा में कर सकते हो, लेकिन दोनों जगहों पर सरकार होने के बाद भी अगर पिछड़ों का भला भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, तो यह मालूम होता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट लेना जानती है, हिस्सा देना नहीं चाहती। आज उत्तर प्रदेश में 826 ब्लॉक हैं और 1700 थाने हैं। आप उठाकर देखेंगे तो राजभर, चौहान, पाल, प्रजापति, अर्कवंशी, बारी, बंजारा, खंगार, आरक, अर्कवंशी, इन जातियों के नौजवान जो पढ़ लिख करके योग्य बने हुए हैं, चाहे बीएड किए हो, चाहे बीटीसी किए हो, चाहे पीएचडी किए हो, आज भी भीख मांग रहे हैं रोजगार के लिए। आखिर भारतीय जनता पार्टी जब नौजवानों को सपना दिखाती है कि हम तुम्हें 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज बता दीजिए कहां 2 करोड़ रोजगार मिला? 70 लाख नौजवानों को रोजगार उत्तर प्रदेश में देने की बात हुई, 4.5 लाख रोजगार देकर के बाजा बजा रहे हैं। कौन सा? जो स्किल इंडिया में काम करता है। जैसे अब प्रजापति है, अब प्रजापति अगर पूर्वा बढ़ने काम करता है, उसी को रोजगार कहते हैं। वो तो पूछता ही नहीं उसका पैसा। धोबी का काम, कपड़ा इस्त्री करना, उसका पूछता ही नहीं काम है। इस सब जितने पूछता ही नहीं काम है, उसी को समेट करके ये कह रहे हैं हमने रोजगार दिया। आज रोजगार अगर दिया होता तो नौजवान उत्तर प्रदेश से पलायन दूसरे राज्यों में नहीं करता। योगी आदित्यनाथ खुद पलायन करके उत्तर प्रदेश में आए। वैसे कैसे आदमी योगी जी? वैसे देखिए योगी जी वैसे अगर देखेंगे, योगी जी ईमानदार दिखते हैं, लेकिन जुबान पर इनके बेईमानी रहती है। कैसे? ये कहते कुछ है। जैसे जब अवैधनाथ जी, इनके मामा, सगे मामा, जब वहां के सांसद हुआ करते थे, 89 से लेकर 2014 तक वही ना सांसद थे, ये जब सांसद हुआ करते थे तो अपने चेले को बहुत मानते थे। ये योगी जी उनके चेले हैं, अवैधनाथ जी के चेले हैं। तब वो इनकी बात बहुत मानते थे और कहते थे मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मंदिर में जब तक बाजा बजाते थे घंटा, तब तक झूठ नहीं बोलते। जैसे ही मुख्यमंत्री ये बने, ये झूठ बोलना शुरू कर दिया। झूठ कैसे बोला? इन्होंने कहा कि महाराजा सुहेलदेव राजभर है, जब विपक्ष में थे। आज क्या कह रहे हैं कि महाराजा सुहेलदेव राजभर नहीं है। अच्छा। कैसे भैया? कौन सा इतिहास पढ़ लिए? गजेटियर बता रहा है, आईने अकबरी बता रहा है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर है। डाक टिकट जारी होना होता है तो महाराजा सुहेलदेव लिखते हैं। ट्रेन चलाना होता है, स्पेशल ट्रेन, तो महाराजा सुहेलदेव लिखते हैं। ठीक है। और वहीं जब जाते हैं महेंद्र प्रताप, राजा महेंद्र प्रताप सिंह का मूर्ति लगाने के लिए, अब विश्वविद्यालय बनाने के लिए, तो पूरा नाम लिखते हैं। और वहीं महाराजा सुहेलदेव का जब नाम लेना होता है तो राजभर भूल जाते हैं। तो ये इनके जुबान पर सिर्फ वोट का तरीका आता है। लेकिन पूर्वांचल की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता, योगी आदित्यनाथ एक आपराधिक छवि के नेता है। अच्छा। आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट तो योगी जी है नहीं, हाई कोर्ट तो है नहीं। किसी अपराधी पर न्याय देने के लिए जज नियुक्त किए गए हैं, न्यायपालिका। लेकिन ये जब मुख्यमंत्री बन गए, खुद जज बन गए, खुद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बन गए और फैसला कर लिया कि हम अपना मुकदमा सारा हटा रहे हैं। एक अपराधी अपना मुकदमा स्वतः हटा रहा है, तो यह तो स्पष्ट हो गया कि ये अपने को बचने के लिए तमाम उन अपराधियों को संरक्षण दे दिए जो अपराधी इनकी आड़ में दंगा कराते हैं, जो अपराधी छवि के लोग गरीबों पर अत्याचार करते हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश में देखिए ना हालात, कि वहीं गोरखपुर में मनीष गुप्ता की हत्या कौन किया? पुलिस। यही विवेक तिवारी की हत्या कौन किया? पुलिस। अल्ताफ अंसारी जो कासगंज का, पुलिस ने हत्या किया। इन सब पे आपने ट्वीट भी कर रहे हुआ ना। हाँ। इनको मिलता है विवेक तिवारी को 1 करोड़ रुपया और एक सरकारी नौकरी। आशीष गुप्ता को मिलता है सरकारी नौकरी 40 लाख रुपया। लेकिन अल्ताफ अंसारी को दे दें ये 40 लाख रुपया, 1 करोड़ नौकरी नहीं कह रहे हैं भाजपा और योगी आदित्यनाथ को अब मुस्लिम विरोधी बताना ये पिछड़ा विरोधी है। अच्छा। मुस्लिम विरोधी है, दलित विरोधी है। बोलिए कैसे? कैसे? हाथरस में घटना घटी, कैसा हो गया? 1 साल 2 महीना, अभी तक उस दलित बेटी को इंसाफ नहीं मिल पाया। हमारे आजमगढ़ में मुकेश राजभर का फर्जी इनकाउंटर हुआ,
कानपुर से उठाकर ले जाकर आजमगढ़ में इनकाउंटर किया जाता है, आज भी इंसाफ नहीं मिल पाया। आज की घटना है सुल्तानपुर में, एक राजभर अस्पताल में जाता है, किडनी चुरा लिया जाता है, किडनी निकाल दिया जाता है, मुकदमा तक दर्ज नहीं होता। ऐसे तमाम सैकड़ों केस हैं उत्तर प्रदेश के, जो आए दिन हत्याएं हो रही हैं, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, इंसाफ नहीं मिल पा रही। ये किसको इंसाफ दे रहे हैं? ठीक है, जो इनकी जाति का होगा, ठीक स्पष्ट बता देना, जो इनकी जाति का होगा उसको इंसाफ दे रहे हैं। जाति से आपका मतलब, जैसे भाजपा को लेकर जब जाति की बात आती है तो जैसे योगी आदित्यनाथ की अपनी जाति हो जाती है, उसके अलावा ब्राह्मणों की भी बात होती है, बनियों की भी बात होती है, तो आप जाति से क्या मीन कर रहे हैं जब आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ अपनी जाति वाला? अब आप उठाकर देख लीजिए, डीजीपी कौन है, अच्छा, मुख्य प्रमुख सचिव कौन है, अच्छा, और उत्तर प्रदेश के 75 जिले में डीएम और एसपी रिकॉर्ड उठा लीजिए। मैं बता रहा हूं 43 से 44 ऐसे जिले हैं जहां एक जाति के डीएम, एक जाति के एसपी, एक किस जाति जाति CO, ठाकुर जाति है, और कौन जाति? अच्छा। अब तो आप ब्राह्मण मतलब को आप पुश करने वही के लिए- एलिगेशन लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ पे जो अखिलेश यादव पे लगता है उनके टेन्योर में? नहीं, देखिए ये स्पष्ट है ना, पब्लिक के सामने, पब्लिक डोमेन में है। अब ढक देखिए ना, पिछड़ा जाता है थाने पर, मार के भगा दिया जाता है, गाली दिया जाता है। ब्राह्मण की हत्या हुई कानपुर में, विकास दुबे, एनकाउंटर हुआ, ठीक बात है, आप जज नहीं ना है, आप न्यायपालिका नहीं ना है। ठीक है, कोई भी मुजरिम अगर कोई अपराध करता है तो उसका सजा देने का अधिकार कोर्ट का होता है। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, मध्य प्रदेश से उठाकर लाके बीच में इनकाउंटर करके ये साबित कर दिया कि ब्राह्मण विरोधी भी है। 800 से अच्छा, ज्यादा मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण विरोधी, 800 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या हुई है योगी आदित्यनाथ की सरकार में, अच्छा, जो हमारे निगरानी में देख रहा हूं। इसमें फिर एक एलिगेशन आप पे लगेगा कि जो 800 है वो तो फिर मतलब जो जब ये चुनाव जीते थे, जब सरकार बनी थी, तब से अभी तक का है, उसमें काफी सारी हत्या तो तब भी हुई होंगी जब आप इनके साथ थे, तो देर से मुद्दा नहीं उठा रहे हैं? बिल्कुल उठा रहे थे, क्या बात कर रहे हैं, जब हम इनके साथ थे तब भी यही मुद्दा उठाते थे। जब ये 1 साल का जश्न मना रहे थे तब हम 1 साल की इनकी जो कमियां हैं वो गिना रहे थे। ठीक है, ये कहे थे कि हमारी सरकार बन जाएगी तो भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। अच्छा, भ्रष्टाचार आज खत्म जाइए नहीं हुआ? थाने पर, 5,000 बिना दिए, 10,000 दिए, आप FIR नहीं दर्ज करा सकते। अच्छा। ये कहे थे हमारी सरकार बन जाएगी तो सबका साथ सबका विकास, फिर नारा क्या जोड़ा, सबका विश्वास। अब सबका साथ तो ले लिया, विकास किसका किया, एक जाति का। ठीक है, अब विश्वास, अब लोगों का टूटना शुरू हो गया। यह भी मेरा एक सवाल ये है कि जैसे कई सारे ऐसे, जैसे आरक्षण का जो मुद्दा है उसमें अगर मैंने ठीक रिसर्च किया है तो आप लोगों का ये भी मानना है कि जो आरक्षण है वो सोशियो इकोनॉमी बेसिस पे भी होना चाहिए, हमारी पार्टी का स्पष्ट सामाजिक मानना है। आर्थिक हाँ जी, आधार पे बिल्कुल। भी होना चाहिए। हाँ। तो आपको लगता नहीं ये पूरे अम्बेडकराइट डिबेट को मतलब पीछे लेके चला जाता है, क्योंकि वहाँ तो सारा मतलब अम्बेडकराइट्स का ये कहना है कि ये जो पूरा मसला है वो जाति का है, इसमें सामाजिक स्थिति कहीं है ही नहीं, क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो सामाजिक स्थिति के आधार पे होता ही नहीं, वो जाति के आधार पे होता है। और मतलब मोटा मोटी यही आर्गुमेंट बीजेपी वालों का भी है, जो कि उन्होंने मतलब जो 10% आरक्षण दिया उसी आधार पे दिया। देखिए, उसके अलावा शराबबंदी एक और मसला है, जैसे नीतीश कुमार का स्टेट हो गया, गुजरात हो गया, ऐसे वो सारे स्टेट है जहाँ पे मतलब इनके विचारधारा के, इस तरह के विचारधारा के लोग रहे, आप भी शराबबंदी का समर्थन करते हैं। तो ये दोनों चीज़ों पे मैं आपकी राय समझना चाहूँगा। देखिए, स्पष्ट संविधान में बाबा साहब ने पहले पन्ने पर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात किया है, ठीक है, और सबको समान अधिकार देने की बात किया है। ये नहीं कि एक जाति को अधिकार, बाकी जातियों को अधिकार नहीं। ठीक है, आरक्षण किस आधार पर दिया जाता है, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर लोगों को मजबूत करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि हर 10 साल पर आरक्षण की समीक्षा करने की जो बात बार बार मोहन भागवत करते हैं, 1990 में बीपी सिंह जी ने 27% आरक्षण दिया, आज हो गया 2021 32 साल। 32 साल में आज उठाकर देखिए रिकॉर्ड, आबादी है 52%, 2011 की जनगणना के हिसाब से 52% आबादी है पिछड़ों की अकेले, और उन 52% आबादी में राजभर 4.5% और पूर्वांचल में 22%। आज भी एक भी थाने पर आप दरोगा नहीं पाएंगे, ठीक है, एक भी प्रजापति को दरोगा नहीं मैं पाएंगे। बिल्कुल यही कहना वजह चाह रहा यही था है कि आपको लगता है क्या कि जैसे जिन लोगों की सामाजिक स्थिति बदल जाती है, आर्थिक स्थिति बदल जाती है, उनके साथ जातिगत आधारित जो भेदभाव है वो ख़त्म हो जाता है। हाइपोथेटिकली सेइंग कि एक दलित है, अगर वो कल के बहुत बड़ा आदमी बन जाता है तो कोई जो सवर्ण है वो उसके साथ भेदभाव नहीं करेगा, आप ये मानते हैं? देखिए, क्योंकि यही एक आर्गुमेंट है जिसके अगर आप मानते होंगे तभी जस्टिफाई कर सकते हैं ना कि हम इस सामाजिक मामले पर जहां आर्थिक तक आधार समझ पे रहे हैं, आरक्षण होना देखिए, हम चाहिए। जहां तक समझते हैं, स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी जब बना था तो उसके मैनिफेस्टो में, एजेंडे में समाज के हर वर्गों की
आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत की थी। आज भी हम करते हैं आर्थिक आधार पर। आज ये तब सफल होगा जब सब समाज के हर वर्गों की जातिवार जनगणना होगी। अच्छा। और सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक पहलुओं पर परीक्षण होगा। ठीक है। कौन सी जाति किस परिस्थिति में कितनी कमजोर है, कितनी मजबूत है, ठीक है। उसका जब डेटा हमारे सामने आएगा, उस आंकड़े के हिसाब से जो सरकारें बजट पेश करती है कि हमें शिक्षा पर कितना बजट जाना चाहिए, स्वास्थ्य पर कितना बजट जाना चाहिए, हमें उस हिसाब से तय हो जाएगा। वो तय होगा। जब ये चीजें होगी ठीक है। तब उनको अधिकार मिलेगा। हमारा तो स्पष्ट, लेकिन आर्थिक आधार पे भी आरक्षण होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। हमारा ये शराब वाले पे, शराब वाले मामले शराब पर क्यों बंद होनी चाहिए? मोरल पुलिसिंग नहीं है आपके हिसाब से? क्या जस्टिफिकेशन है शराबबंदी का? बाबा योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है, संत हैं। संत की सरकार में शराब तो पहले शहर जैसे गांव से 4-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर बिकती थी। इनको गांव में दूध पहुंचानी चाहिए तो ये संत होके दारू बहुत पहुंचा रहे हैं। वहीं छोड़ दीजिए, अब तो मैं माल में भी शराब पहुंचा दिए। जब गरीब जाता है 500 की दिहाड़ी की मजदूरी करता है, जब उसको लत पकड़ा देंगे दारू पीने का, और जब वो दारू पी करके आता है, एक्सीडेंट सबसे ज्यादा किसका होता है? किसी अमीर इसमें का होता है। रेगुलेशन, जैसे बिहार में शराबबंदी के बाद, जैसे अभी हाल ही में जितनी बड़ी संख्या में मौतें हुई, आपको लगता है बैन करने के बाद किसी चीज रुक जाती है? आप यंग हैं, बार बार आप फ्यूचर के लीडर है ना, आप अगर नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स तो सोल्यूशन देंगे ना। देखिए, बार बार ये कहते हैं कि रेवेन्यू हमारा घट जाएगा। नहीं, बैन के बाद भी बिक रहा है। हाँ, बिक रहा है ना, लेकिन व्यापक पैमाने पर नहीं बिक रहा। आप अगर देखेंगे व्यापक पैमाने बड़ी पर, आसानी से मिल जाता है बिहार में। देखिए क्या है कि ये मेरे से बेहतर आपको पता होगा। मैं बता रहा हूँ, गरीब बड़ी आसानी से मिल जाता है। मैं जा रहा हूँ बिहार में, गया था, रहा 2 महीना रहा, काम किया, वहां देखा है कि जो महिलाएं प्रताड़ित होती हैं शराब से। जैसे क्या होता है, जो पी कर कोई आता है सबसे ज्यादा प्रताड़ित, दहेज प्रथा सबसे ज्यादा महिलाओं पर, सबसे ज्यादा फर्जी मुकदमे में जेलों में बंद यही पीने वाले लोगों को बंद किया गया। अभी हमको लगता है 13-14 साल से वहां शराब बंद है बिहार में। रेवेन्यू में कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक बात है कि व्यापक तरीके से इन्होंने बंद करने का प्रयास किया, लेकिन जो धंधा करने वाले लोग हैं, ब्लैक मनी काम करने वाले, वो आप कारोबार कर रहे हैं। मतलब वसूली हो रही है, पुलिस के पास पैसे जा रहे हैं, नेताओं के पास पैसे जा रहे हैं। कानून जो बनाना चाहिए, ब्लैक रास्ता, कानून जो बनाना चाहिए। जैसे जब टीएन सेशन लागू हुआ था, चुनाव आयोग ने जब टीएन सेशन लागू किया था कि अगर बूथ पर कोई वोट लूटते हुए पकड़ा जाएगा, सीधे गोली मारा जाएगा। अच्छा। पूरे देश में कहीं बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई। अच्छा। जब से टीएन सेशन लागू हुआ है, कभी कहते बूथ कैप्चरिंग, इससे पहले बूथ कैप्चरिंग खूब होती थी। वो ऐसे ही जब शराबबंदी के लिए टीएन सेशन की तरह कानून बनाएंगे कि अगर कोई दारू पीते हुए पकड़ा जाएगा 6 साल की जेल होगा, इसके ऊपर 50,000 का जुर्माना होगा, दोबारा हिम्मत नहीं जुटाएगा दारू पीने के लिए। लोकतंत्र में बोले तो ये बहुत टफ हो जाएगा। अगेन मतलब बैन, नेक्स्ट जनरेशन लीडर हैं आप। एक आखिरी बार इस सवाल पे, मतलब मैं इसके बाद में आगे बढ़ जाऊँ। आपको लगता है कि जैसे पॉर्न भी बैन कर दिया, शराब भी बैन कर दिया, ऐसे जितनी भी चीजें बैन होती है, जब जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बैन हुआ तो वहाँ का जो यूथ है जिसको इंटरनेट चलाना है, वो वीपीएन जैसा कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। आपको लगता है रेगुलेशन सोल्यूशन है या बैन सोल्यूशन है? देखिए, इसमें क्या है ना कि जो कच्ची शराबें बिक रही है और जो पाउच वाली शराबें, जैसे भट्टी वाले दुकानें बहुत सारे हर गांव खोल रहे हैं। योगी जी तो देख रहा हूँ कि 1-1 किलोमीटर पर खोल दिए हैं। वो चीजें बंद होनी चाहिए। देखिए, वो ग्रामीण परिवेश को एकदम तबाह कर देते हैं। मतलब रेगुलेशन, रेगुलेटेड तो कम से ये कम। जो चीजें हैं, ठीक है, इनको शिक्षा में खर्चा करना चाहिए। हम कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर शराब के सारे बजट प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में खर्चा कर दें, तो मुझे लगता है कि जो शराब शिक्षा पाएगा, वो शराब पीने के बजाय बेहतर करने के लिए अपनी जिंदगी वो संघर्ष करेगा। ट्वीट देखेगा आपका मैंने कि जब सरकार बदल जाएगी तो पेट्रोल जो है वो 40-50 रुपए पेट्रोल और डीजल का रेट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार होगी, हम जो एजेंडा तैयार किए हैं, हम जातिवार जनगणना कराएंगे, ठीक है, घरेलू बिजली का बिल माफ कराएंगे, उत्तर प्रदेश में शराब बंद कराएंगे और प्राथमिक स्तर पर शराब बंद करवाएंगे। हाँ बिल्कुल भाई, 1 से लेकर के एमआई तक। इसके लिए अखिलेश यादव सेम पेज पे है, मतलब अग्रीड है। वो अपने मन से, अपने मन से, जैसे क्या है, वो कहते हैं मैं लैपटॉप दूंगा। मोबाइल चलाने आता होगा उनको? मैं तो नहीं जानता था, मैं तो एक दिन प्रैक्टिकल देख लिया कि वो मोबाइल वो नहीं चलाने जानते हैं और कहते हैं मैं लैपटॉप दूंगा। ये देखा आपने अपनी आंखों से? भाई जी, क्योंकि आदित्यनाथ तो नहीं चलाने आता। चीफ मिनिस्टर को मैं चैलेंज करता हूं, जिस दिन लैपटॉप खोल करके विंडो खोल दें, मैं चैलेंज करता हूं, विंडो नहीं खोल सकते हैं, मोबाइल छोड़ दिए, लैपटॉप का विंडो नहीं। मजाक में बोल रहे हैं, सीरियसली बोल रहे हैं? मैं सीरियस बोल रहा हूं। बड़ा एलिगेशन। माननीय योगी आदित्यनाथ जी लैपटॉप नहीं चलाना जानते। अच्छा। और वो हमेशा
अधिकारियों के लिखे हुए पत्र पढ़ते हैं। अखिलेश यादव टेक सेवी हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे लीडर हैं। क्या क्या है उनके पास? देखिए उनके पास सब कुछ है, मैक है, ब्रिलियंट है, एकदम विद्वान मैक है, आईपैड है, क्या किन सब चीजों है को उनके यूज पास। करते हैं? मोबाइल भी है, लैपटॉप भी है, चला लेते सारा, सब धुआंधार अपना चलाते ट्वीट हैं। खुद करते हैं, आईटी सेल करता हूँ? नहीं देखिए वो भाई सबकी टीम है, सारा वो करते हैं, उनसे अप्रूव हो हाँ बिल्कुल के approve जाता होगा। हर चीज अप्रूव होता है। जैसे हमारे यहाँ कोई भी लेकिन करना ट्वीट होता कर है, लेते अपने, बिल्कुल अगर करते उनको हैं। अपने हाँ लिखना- जैसे जरूरत जो चीजें होती है, जैसे कोई चीज अगर उनके दिमाग में आएगा कि हमको ये लिखना है, तुरंत लिखते हैं, हिंदी लिख लेते हैं बिल्कुल लिख लेते हैं, कि सिर्फ अंग्रेजी? सब लिखते हैं। अंग्रेजी- लेकिन योगी आदित्यनाथ हिंदी नहीं लिख पाते हैं। अच्छा, कहिए मोबाइल में टाइप करके हिंदी लिख ले, नहीं लिख पाएंगे। ये गंभीर आरोप। लैपटॉप पे कहिए हिंदी टाइप कर दें, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान वाली सरकार में बहुत गंभीर हाँ आरोप है। ये भैया। हिंदी नहीं टाइप कर ये पाते। सिर्फ हिंदू मुसलमान जानते बहुत ज्यादा, अच्छा, भारत पाकिस्तान खूब जानते हैं। मंदिर मस्जिद पर कहिए जितना बोलना हो ये बोल लें, लेकिन इनसे कहिए महंगाई पे बोल दें, इनसे कहिए बेरोजगारी बोल दें, इनसे कहिए गरीब भूखमरी कगार, कोरोना काल में गरीब को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा था, पीपी किट नहीं दे पा रहे थे, दवाई तक नहीं उपलब्ध करा पा रहे थे, गांव गांव में दवाई के लिए तबाही थी। लेकिन आज भाषण खूब हिंदू मुसलमान पर चल रहा है, खूब मिन्ना मिन्ना चल रहा है। बोल दीजिए कि सिलेंडर कर दो 450, 100 रुपया जो पेट्रोल बेच रहे थे कर दो 60 रुपया। पिछले चुनाव में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे रिग्रेट हुआ कि जिस तरीके का कैंपेन था शमशान कब्रिस्तान वाला, है ना, ईद और दिवाली वाला, वो नहीं होना चाहिए था? शुरू में ही अलायंस गलती थी, बहुत देर से रियलाइज हुआ। देखिए इनके एक मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री, जिसको हम कहते हैं चुप मुख्यमंत्री, अच्छा, माननीय डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। अच्छा, इन्होंने कहा था कि सीता टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी। हाँ इससे पैदा हुई है। या भैया भगवान राम की औरत को आप कह रहे हो कि टेस्ट बेबी पैदा, और इन्हीं के सहयोगी दल निषाद जी कह रहे हैं कि भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं थे। अच्छा, अरे भैया, और आज देख रहा हूं नया इतिहास जुड़ गया, किसका पुत्र बताया है? दशरथ का पुत्र नहीं, तो किसके थे फिर? अब वो तो बताएंगे वही लोग ना, अच्छा। क्योंकि वो नए इतिहासकार हैं। अच्छा, आज एक लोगों ने कह दिया कि रावण जो है दशरथ को ज्ञान दिया था। अच्छा, ले भैया, एक इतिहासकार अमित शाह जी पैदा हो गए। मतलब भगवान राम को इतना ये लोग अपमान कर रहे हैं। भगवान राम हिंदुत्व के प्रतीक कैसे हैं, यह मैं भाजपाइयों को बताना चाहता हूं। अच्छा, कैसे बताएंगे? भाजपाइयों को इसलिए बता रहा हूं कि भगवान राम अगर मां सेवरी के जूठा बेर जब खा रहे थे तो उस समय वो जाति नहीं देख रहे थे, धर्म नहीं देख रहे थे, कोई मजहब नहीं देख रहे थे, गले लगा रहे थे। हिंदुत्व हमारा गले लगाता, और इनका हिंदुत्व भाजपाइयों का नफरत फैलाता। अच्छा, फर्क इतना ठीक है। नफरत फैलाने वाले लोग अब उत्तर प्रदेश में ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएंगे। यहां खदेड़ा होने जा रहा है, बदलाव का बयार चल रहा है और परिवर्तन। माननीय अखिलेश यादव जी को 2022 में बाबा योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से इसको गंगा जल से धुलवाया था 5KD को, ये पूरे उत्तर प्रदेश के पिछड़े दलित, आदिवासी, किसान, मजदूर, व्यापारी इस बार माननीय अखिलेश यादव को वहां पहुंचा करके योगी आदित्यनाथ का पलायन उत्तराखंड की तरफ कराने की तैयारी बना चुके। कितने सीटों पे लड़ रहे हैं 403 आपकी पार्टी? भाई हमारी पार्टी, हम तो खबर दीजिए। ये हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारा जो गठबंधन है बिना शर्त का गठबंधन है। अच्छा, हाँ, हमारा एक एजेंडा है कि माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ धोखा किया है, अपमान किया है, हमको अपने साथ जोड़कर हमारा वोट लिया और हमारे समाज को हिस्सा नहीं दिया है, अपमानित। कभी ये लोग कहते हैं हमारे समाज को पिछड़ों कहते हैं भैंसा है। आपके निगाह में हम भैंसा दिख रहे हैं? आपके निगाह में हम भैंसा दिख रहे किसने हैं? कहा? भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर को भैंसा बोलते हैं। अच्छा, माननीय अखिलेश यादव को साफ छतुंदर बोलते हैं, नीच तक का संज्ञा देते हैं ये भाजपाई। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश का पिछड़ा इसका जवाब वोट से देगा कि हम भैंसा हैं कि हम क्या हैं। 2022 में बूथ पर जाकर के हम बताएं। अमित शाह ने बोला है कि सारी भी अगर बड़ी जो पार्टियां हैं वो 3 इकट्ठे आ जाएं तब भी हरा नहीं सकती भाजपा को। तो और किसको किसको ऑन बोर्ड लाने का प्लान है चंद्रशेखर? देखिए हम लोग किसको लेके आ रहे हैं? देखिए जिसको भी लेके आएंगे हम उसका खुलासा समय समय पर करेंगे। अच्छा, आज खबर नहीं भारतीय देंगे? जनता पार्टी बौखलाई क्यों है? 27 अक्टूबर 2021 को हमने एक रैली किया था मऊ में, हल्दरपुर में। ठीक है। जिस अपार जनसमूह में लोग इकट्ठा हुए, जिस ऊर्जा से जोश में इकट्ठा हुए, भारतीय जनता पार्टी पगला गई, अच्छा, व्याकुल हो गई, बेचैन हो गई, हताश हो गई, डर गई। और डरने का नतीजा आज माननीय अमित शाह जी जिस तरीके से आजमगढ़ में आकर के भाषण दे रहे थे, मालूम है वो भाषण कैसे दे रहे थे? 40 लाख रुपया डीएम साहब को निर्देश पत्र लिख करके कि देखो भाइयों, अधिकारियों सुन लो, जाओ झूठ बोल करके बस में बैठाओ, 500 देना हो, 1000 देना हो, पैसा दो आप लोग और हमारे भीड़ में ना
आप लोग देख नहीं बुलाते ऐसे? हमारी जनता पैसा खुद लगाती है अच्छा। और अपने नेता की आवाज झंडा बुलंद करने के लिए खुद आती है। आपका जनरेशन राजनीति को बदलने का क्या प्लान कर रहा है? जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की समस्या ये है कि छवि बहुत ज़्यादा खराब है ना? तो जब माइग्रेट, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ना इकोनॉमी ठीक है ना इंडस्ट्री ठीक है, तो माइग्रेशन करना पड़ता है, लोग दिल्ली आते हैं, मुंबई आते हैं, वहाँ मार खानी पड़ती है, गालियाँ सहनी पड़ती है। तो अगले जनरेशन में भी धर्म और जाति ही सबसे बड़ा मुद्दा होगी या कोई बदलाव करने का प्लान है आपके? क्योंकि आप बहुत यंग हैं। देखिए हमारा जो एजेंडा है, हम लोग जिस तरीके की लड़ाई लड़ते हैं, बदलाव तब होगा। देखिए समाज के मन की इच्छा तब होती है जब उसके मन में शिक्षा होती है। शिक्षा समाज को आगे बढ़ाता है और जिस समाज में शिक्षा नहीं होता है वो समाज पीछे हो जाता है। तो हमारी प्राथमिकता ये है कि जो यूथ अब निकल कर सामने आ रहा है वो शिक्षा ग्रहण करे, उसके साथ साथ टेक्निकल ज्ञान भी उसको अर्जित हो। जैसे हमारे पार्टी में एजेंडा में स्पष्ट है कि कक्षा 4 से तकनीकी शिक्षा, जैसे कलम बनाना, घड़ी बनाना, ट्रांजिस्टर, मोटरसाइकिल, पंखा, लाउडर, एसी, फ्रिज, कूलर, मतलब हम 100 विषय से तैयार करेंगे। एक विषय कक्षा 4 से हर लड़का लड़की को पढ़ना अनिवार्य करेंगे। मतलब थोड़ा जब वो टेक्निकल ज्ञान लेगा, 5 साल टेक्निकल ज्ञान लेगा, तो वो जब एजुकेशन ग्रहण करके, जैसे पीजी कर लिया, चाहे बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, आईटीआई कर लिया, जो भी कर लिया, तो फिर वो बेरोजगार नहीं रहेगा, कहीं न कहीं वो रोजगार के लिए एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसी चीज़ों को लेकर कभी बातचीत होती है? जो साथ के पॉलिटिशियन अखिलेश भी बहुत यंग है ना, तो ऐसे जब आप लोग साथ बैठते हो तो ऐसी भी चर्चा होती है कि मतलब इस तरीके का बिजनेस लाया जाए यूपी में जिससे मैक्सिमम लोगों को जॉब मिल सके? देखिए सैमसंग आया है नोएडा में, माननीय अखिलेश यादव जी का प्रोजेक्ट था। अब वो प्रोजेक्ट जब लगा, हजारों नौजवानों को रोजगार मिला। तो ऐसे हम प्रोजेक्ट, हमारा विकास मॉडल रहा है, सब बातों में है, मतलब अगले इलेक्शन के बाद आप देखिए विकास के क्षेत्र में जितना माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में किया है, माननीय योगी आदित्यनाथ बता दे 5 काम कि जो उन्होंने किया हो। ठीक है, मैं भाजपा वालों से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे माननीय अखिलेश यादव जी ने काम शुरू कराया। फीता कौन काट रहा है, नाम कौन बदल रहा है? पूर्वांचल एक्सप्रेस छोड़, आगरा एक्सप्रेस इतना बड़ा एक्सप्रेस बन गया, दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक। आप देखिए कितना बढ़िया काम हुआ है कि जो लोग जाते हैं तो नहीं भचकते हैं, नहीं गिरने उड़ने का डर। लेकिन इस पे जाइएगा पूर्वांचल पर, कब गिर जाइएगा, आप कब पीछे बैठे हैं स्टीयरिंग पर आ जाएंगे, कोई भरोसा नहीं। लेकिन आपको एक मैं यहाँ से लाइटर नोट पे वाइंड अप करता हूँ, क्योंकि बहुत लंबा, कितने देर की रिकॉर्डिंग हुई इसमें? आधे घंटे से ज़्यादा की, और हमारी अगली स्टोरी भी है लाइनअप पे। आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि जिसने उद्घाटन किया है, अगर सरकार बदल जाए तो फीता काटने के लिए उसी को बुलाना चाहिए? जैसे योगी जी अभी जो उद्घाटन कर रहे हैं, अगर सरकार बदल जाती है, आप लोग सरकार में आ जाते तो उनकी परियोजनाओं के लिए वही फीता काटें, या आप लोग पहले थे तो अपनी परियोजनाओं के लिए आप ही फीता? इतना बड़ा दिल रखना चाहिए नेता? नहीं, बिल्कुल। देखिए इसमें ये करना चाहिए कि जो नींव रखता है उसका जिक्र होना चाहिए। जिक्र होना चाहिए, बिल्कुल जिक्र होना चाहिए। जैसे मैं इस निर्माण के लिए नींव रख रहा हूँ, तो अगर यह निर्माण राजनीति में उदारता है, देखिए आने की हर लोगों में नहीं रह गई है, नहीं रहेगी, नहीं हर लोगों में नहीं रह आपका जनरेशन बदल पाएगा। हमारे लोग जो अब निकल के आ रहे हैं, जिस मूवमेंट से हम लेके निकाल रहे हैं, उसमें बदलाव आएगा। हम जो काम करेंगे, हम नाम के लिए नहीं करेंगे, वह काम जनता के लिए करेंगे, जनता के नाम होगा वो काम, ताकि उसको लगे कि नहीं ये काम हमारे हित में है। इनका हित क्या है? आप सड़क पर जाएंगे, अगर सावधानी से नहीं गए तो आप बछड़े से टकरा जाएंगे, सांड से टकरा जाएंगे, और कब घायल हो जाएंगे कोई पता नहीं चले। किसान आज जानते हैं क्या है? खेत में जो फसल उगाया है पूरी फसल बर्बाद कर दे रहे हैं, सांड चर करके। सड़क पर कहीं भी सांड आके आपस में लड़ जा रहे हैं, और वहां आदमी खड़े हैं उसमें उलाड़ दे रहे हैं, और वो पता चले कौन कब घायल हो जाए कोई ठिकाना नहीं। मतलब पूरे उत्तर प्रदेश के किसान आज सांडों से परेशान। आज दिन भर बुजुर्ग अगोरते हैं तो रात को नौजवान अगोरता है अपना खेत। ये हालात उत्तर प्रदेश, मतलब उधर बॉर्डर पे है, इधर मतलब खेत चारों तरफ, एक सड़क पर है, दूसरा खेत में। ठीक, दिन भर वो सड़क पर रहते हैं और रात को वो खेत में पहुंच जाते हैं, पूरा खेत चौपट कर देते हैं। ठीक है, तो अनकट ने आपको रूबरू करवाया उत्तर प्रदेश में जो आने वाला चुनाव है उससे जुड़े एक यंग नेता से। वैसे तो सवालों की कोई कमी नहीं और ये एंडलेसली बहुत लंबा खिंच सकता है, लेकिन हमने जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बन सकते थे, एक यंग लीडर जितने सवालों का जवाब दे सकते हैं, हमने उन सारे सवालों के जवाब उनसे लिए। उम्मीद है कि आपको एक ओवरऑल पर्सपेक्ट मिला होगा कि जो यंगस्टर्स उनके दिमाग में क्या चल रहा है। आप देख रहे हैं अनकट, मेरा नाम है तरुण।